हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस मॉडल प्रश्न पत्र में कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का चौथा मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। भारत का अंतिम वॉइसरॉय था। ऑप्शन नंबर ए राइट है, लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर से राइट है, 1764 में। प्रश्न क्रमांक 3, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। बे ऑप्शन राइट। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है? चूना पत्र, अभ्रक, जिप्सम, दे उपर्युक्त सभी। और सही ऑप्शन होगा दे उपर्युक्त सभी। पांचवा है, निम्न में से द्वितीय क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन है मत्स्य व व्यापार से कपड़ा बुनना, दे समग्रहण। ऑप्शन नंबर राइट होगा से कपड़ा बुनना। प्रश्न नंबर 6, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में ऑप्शन नंबर से राइट है, 245 सदस्य होते हैं। सातवां प्रश्न है, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है इनमें से छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में से कौन सा राज्य जिसमें आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? अधिक जनसंख्या वाला राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 8, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? ए शिवाजी ने, बे हैदर अली ने, से टीपू सुल्तान, दे पेशवा बाजीराव। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा शिवाजी। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? जूट, नॉयलन, एक्रिलिक, दे कपास। ऑप्शन नंबर दे राइट होगा कपास। 10वां प्रश्न है, नगरीय स्वशासन की इकाई है? नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, दे उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर दे राइट होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 11, सच्चर समिति का गठन कब किया गया? सच्चर समिति का गठन 2005 में किया गया। ऑप्शन नंबर से राइट होगा। 12वां प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। ए स्तंभ को बे स्तंभ से मिलाना है। पहला है फरमान। फरमान का मिलान होगा एक शाही आदेश। काजी, काजी का मिलान 2 नंबर ऑप्शन का करना है, एक न्यायाधीश। 3 नंबर है स्थायी बंदोबस्त। 1793 में ए ऑप्शन मिलान करना है। 4 नंबर है मुनरो व्यवस्था दक्षिण भारत में की गई, बे से मिलान करना है। और बिरसा मुंडा का झारखंड से मिलान करना है। प्रश्न नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह है, कानून की नज़र में सभी लोग सम्मान है। खाली जगह में आएगा सम्मान। कानून की नज़र में सभी लोग सम्मान है। दूसरा है, खाली जगह से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को काम पर रखना, मजदूरी पर रखना अपराध है। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 13 का 3 नंबर रिक्त स्थान है, संघवाद का मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की खाली जगह का होना। 3 नंबर खाली जगह विद्यार्थियों के लिए है। कमेंट में विद्यार्थी ये रिक्त स्थान कमेंट करके बता सकते हैं। 4 नंबर है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, वोट देने की उम्र है 18 वर्ष। 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक। प्रश्न क्रमांक 14वां प्रश्न है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों एतराज था? 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है। सिपाहियों को नए कारतूस दिए गए तो सिपाहियों को एतराज क्यों था? क्योंकि बंदूक में कारतूस लगाने के लिए उसके ऊपर लगी एक जो पट्टी होती है उसको दांत से काटना पड़ता था। और ऐसी खबर फैली हुई थी कि उस पट्टी को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था उस टोपी को हटाने के लिए। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग से हिंदू
सिपाही और मुस्लिम सिपाही की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, इसलिए उन्होंने कारतूसों का उपयोग करना या कारतूसों पर एतराज जताया था। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति में, उन्हीं के नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जो अंतिम है आखिरी साल, वो बहुत बुरे दिन थे। वह अंग्रेज़ों की कैद में थे और रंगून की जेल में 1862 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। धर्मनिरपेक्षता क्या है? प्रश्न क्रमांक 16, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का आशय है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को समान रूप से राज्य देखता है, सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। प्रश्न नंबर 17, मीणा जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है? यदि राजस्थान के बारे में है तो राजस्थान में मीणा जनजाति उदयपुर में, जयपुर में, सवाई माधोपुर में, अलवर में, करौली, बूंदी, टोंक, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में मीणा जनजाति निवास करती है। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली थी? राजस्थान में सबसे पहले 1874 में 1874 में आगरा फोर्ट से बांदी कुई तक, आगरा फोर्ट से बांदी कुई तक राजस्थान में प्रथम रेल 1874 में चली थी। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य है, पहला, शिशु और जननी, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हो। जननी यानी कि माता और शिशु यानी कि बच्चा, माता और बच्चा, नवजात जो बच्चा है वह स्वस्थ रूप से और सरकारी जो हॉस्पिटल है उसी में, सरकारी हॉस्पिटल में ही नवजात शिशु का जन्म हो और उनकी देखरेख भी सरकारी अस्पतालों में हो, तो सही इनका उद्देश्य है जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हो। और जननी शिशु जो सुरक्षा योजना है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है मृत्यु दर को कम करना। प्रश्न नंबर 20, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है? FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी तरह की वारदात होने पर सबसे पहले जो सूचना दी जाती है उसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 21, पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा का एक असामान्य स्रोत पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। और पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म जो तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती है वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, UK, USA तथा स्पेन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? राजस्थान के एकीकरण में आपने मत्स्य संघ जो सुना है, एकीकरण का जो चरण है
उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो उसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर सम्मिलित थी। अलवर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और पहला ही चरण है ये। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? प्रश्न नंबर 23, 1857 की क्रांति के बारे में। क्रांति के क्या कारण थे? तो क्रांति के कारण आप निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहली, सामंतों की मनोदशा, कि 1818 की जो संधियों के पश्चात राज्य के शासकों की सामंतों पर जो निर्भरता है वो प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपने दुखद स्थिति का उत्तरदायी या जिम्मेदार किसे मानते थे? मुख्यतः वो अंग्रेजों को ही मानते थे। दूसरा है, कंपनी का राज्यों के अतिरिक्त राज्यों के जो आंतरिक शासन है उनमें हस्तक्षेप करना। कंपनी के आश्वासन के बावजूद कि वह राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार करना, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की सहायता करना, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करना। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता को समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। तीसरा लिख सकते हैं, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। जो निसंतान राजा थे, निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने की जो मामले थे उसमें कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, 4 नंबर आप ये भी बिंदु लिख सकते हैं। और 5 नंबर लिख सकते हैं, सामान्य जनता की अप्रसन्नता। राजस्थान में भी सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। और राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप की बात है तो अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की जो प्रथा है उसके द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था स्थापित करने एवं विभिन्न सैनिक छावनियों की स्थापना कर इन सभी के रखरखाव का खर्चा संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। 1857 की क्रांति के कारण आप अच्छी तरह से 4-5 बिंदु में इनका हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए। किन्हीं 2 दुर्गों का वर्णन कीजिए। प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम में लिखना है आपको कि जैसे जोधपुर का मयूर ध्वजगढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर का किला, तारागढ़, बहुत सारे आपके जो दुर्ग है उनके आप नाम लिख सकते हैं। किन्हीं 2 प्रमुख दुर्गों का वर्णन करना है तो आप सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वर्णन कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसकी नींव 7वीं सदी में रखी गई थी। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एक मछली के आकार का है, मत्स्याकार एक पहाड़ी पर स्थित है जो 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। राजमहल, कलात्मक मंदिर और जलाशय भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही विजय स्तंभ है। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल जैसे गोमुख कुंड है। और जो विजय स्तंभ है वो 47 फीट वर्गाकार में है, 10 फीट ऊंची चबूतरा भी है। 122 फीट की ऊंचाई लिए 9 खंडों मंजिलों का स्मारक अपने स्थापत्य कला में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है।
और इसीलिए विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। सेकंड नंबर आप कुंभलगढ़ दुर्ग का वर्णन कर सकते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना और घाटियों और बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकदम साफ नज़र नहीं आता है। ये सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इसे कुंभलमेर भी कहा जाता है। दुर्ग का निर्माण पुनः निर्माण दुर्ग के प्राचीन अवशेष पर इसका पुनः निर्माण हुआ। नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले कुंभलगढ़ दुर्ग के महाराणा कुंभा थे। उन्होंने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार जिसका नाम है मंडन के नेतृत्व में 1458 में इसे बनाया, निर्मित करवाया। और दुर्ग का स्थापत्य कला है जिसमें 9 पोल है, यानी कि 9 दरवाजों से युक्त ये दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवार बनी हुई है। दीवारों के नीचे गहरी खाइयाँ और खड्डे बने हुए हैं। इससे जो दुर्ग है अधिक दुर्गम बनाते हैं दुर्ग को। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के जो नमूने हैं, जिसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है, जैन मंदिर है, जालीबाव यानी कि बावड़ी भी है, मामादेव का कुंड है, कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर भी है, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है और यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सीमा की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बहुत बड़ा महत्व प्राचीन काल में रहा है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 25। प्रार्थना समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और इसके संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। समाज का उद्देश्य, प्रार्थना समाज का उद्देश्य भी ब्रह्म समाज की तरह एकेश्वरवाद और समाज सुधार पर था। धार्मिक क्षेत्र में ये एकेश्वरवाद के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे। ये समाज मूल रूप से अपने सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। सामाजिक क्षेत्र में इस संस्था के मुख्य उद्देश्य क्या थे? विधवा विवाह का प्रचार करना, जाति प्रथा को अस्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह का बहिष्कार करना और विवेकपूर्ण उपासना करना, अन्य सामाजिक सुधार करना। ये प्रार्थना समाज के उद्देश्य थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना तो सबसे पहले 1819 में हुई थी महाराष्ट्र में, लेकिन वो संस्था है वो छिन्न भिन्न हो गई थी। इसके बाद में सही प्रभाव रूप से 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। और इस प्रार्थना समाज की जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक सुधार है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं? मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं और मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव ही प्रकृति के अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति के सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अतः मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अदालतों की संरचना को स्पष्ट कीजिए। अदालतों की संरचना के जो स्तर है, भारत में 3 अलग अलग स्तर पर न्यायपालिकाएं होती है, अदालतें होती है। सबसे पहले या निचले स्तर की बात करें तो सबसे निचले स्तर की न्यायपालिकाएं होती है, अदालतें। सबसे निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है
उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालतें कहा जाता है। सेकंड नंबर की है उच्च न्यायालय। जैसे मध्य स्तर और उच्च न्यायालय है, प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है। ये अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। और सबसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस प्रकार निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक भारत की न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है। भारतीय न्यायपालिका एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है और अदालतों की संरचना जो है, एक तो है निचला स्तर, दूसरा है राज्य स्तर पर पहले जिला स्तर पर या खंड स्तर पर जिला अदालतें हैं, उसके बाद में राज्य स्तर पर राज्य यानी कि हाई कोर्ट है, उसके बाद में देश के एक सर्वोच्च न्यायालय भी है। उच्च न्यायालयों के ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह पर एक लेख लिखिए। प्रश्न नंबर 28 नंबर है, रॉलेट एक्ट पर एक आपको लेख लिखना है। का अर्थ है थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखना है। तो रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों के एक मनमानेपन की एक मिसाल थी। इस कानून के द्वारा रॉलेट एक्ट कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को भारत में लागू कर दिया गया था। 10 मार्च 1919। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। अब प्रश्न नंबर है 29, 30 और 31 बड़े प्रश्न है। विद्यार्थी भी ये कमेंट कर रहे हैं कि आप पूरे प्रश्नों के उत्तर नहीं बता रहे हैं। बड़े प्रश्न है, केवल सुनने मात्र से नहीं है, आपको प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तकों पर भी ध्यान देना है। और बड़े प्रश्न आप बिंदु यानी कि बड़े प्रश्न है वो अपने आप पॉइंट लगा करके अभ्यास करें। बड़े प्रश्नों के उत्तर भी आपको अधिक पंक्तियों में देने होते हैं। जैसे 29 नंबर प्रश्न है, तो मृदा से आप क्या समझते हैं? पहले मृदा के बारे में लिखना है। मृदा अपरदन को रोकने की 2 विधियां लिखनी है और मृदा निर्माण के 2 उत्तरदायी कारक लिखने हैं। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न का संयोजन है। 30वां प्रश्न कृषि के बारे में है, कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में है। और लास्ट जो 31वां प्रश्न है वो मानचित्र से संबंधित है। धन्यवाद विद्यार्थियों, हमने काफ़ी प्रश्न अटेंड करने का प्रयास किया है। एक बार पुनः विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।